हाँ, तो आज वितान बाग सेकंड का लास्ट चैप्टर नंबर 4 बहुत ही शानदार चैप्टर है। ये डायरी के पन्ने एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है। ये एन फ्रैंक छोटी सी एक 13 वर्षीय बच्ची है, एक लड़की है। उसने इस मतलब एक्चुअल में क्या है कि ये जो स्टोरी है डायरी के पन्ने, ये एक्चुअल में नाजियों के द्वारा यहूदियों के ऊपर जो जुल्म ढाए गए उसके ऊपर बेस्ड है। और ये जो बच्ची है 13 वर्षीय एन फ्रैंक, इसने इस जुल्म को ढहाते हुए मतलब ऐसा करिए जुल्म को सहा है, उसको भुगता है। इसलिए इसका जब बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, तो उसको एक गिफ्ट के तौर पे गुड़िया मिलती है छोटी सी, है ना, जो छोटे बच्चों को अपन गुड़िया गिफ्ट करते हैं शुरू से ही, वो वैसी गुड़िया मिलती है। और उस गुड़िया को ये ध्यान में रखते हुए, मान लीजिए सामने रखते हुए एक स्टोरी बनाती है। ये जो पूरा चैप्टर है उसके ऊपर इर्द गिर्द पूरा लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। और इसका जब सारांश पढ़ेंगे, आज तो अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, पहले छोटे पढ़ेंगे, उसके बाद में बड़े पढ़ेंगे, बहुत ही टॉप लेवल के एनसीईआरटी बुक वाले सारे इसके अंदर है ही। उसके बाद में अपन इसका सारांश भी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा रिवीजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन लेते हैं क्वेश्चन छोटे वाले। पहला क्वेश्चन कि कौन सा देश जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ था? तो टर्की जो है वो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। टर्की बोल दो चाहे तुर्की बोल दो, है ना, टर्की जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। एन फ्रैंक के परिवार ने कितना वक्त छिपकर बिताया, गुजारा? तो एन फ्रैंक के परिवार ने 2 वर्ष छिपकर गुजारे। ठीक है, फिर एन फ्रैंक का परिवार कहाँ पर छिपकर रहा? तो एन फ्रैंक का परिवार पापा के ऑफिस की इमारत में छिपकर रहा। देखो, जो एन फ्रैंक के परिवार ने 2 वर्ष छिपकर क्यों गुजारे? क्योंकि ये एन फ्रैंक यहूदी हैं और नाजी जो है वो यहूदियों पर जुल्म ढा रहे थे, इसलिए उनको छुप के रहना पड़ा। इनका हमेशा शोषण होता था, इसे छुप के रहना पड़ा। ठीक है, और छुपे कहाँ पर थे? ये इसके पापा के ऑफिस की जो एक बिल्डिंग बनी थी, इमारत बनी थी, वहाँ पर छुप के रहे थे। फिर एन का कौन सा, एन फ्रैंक बोल दो चाहे एन बोल दो, एन फ्रैंक का कौन सा ऐसा शौक था जिसे उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे? तो एन फ्रैंक छोटी सी गुड़िया है, बाल बनाने की आदत बहुत ज़्यादा थी। तो एन फ्रैंक द्वारा नई नई केश सज्जा करना, मतलब अपने बालों की अलग अलग हेयर स्टाइल करना, वो इनके घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। मिस्टर डसेल के बारे में लेखिका ने किस विशेषण का प्रयोग किया है? विशेषण का मतलब किसी को, जब किसी की विशेषता अपन बताते हैं या किसी को खास बात चाहे बुरी बात कोई सी विशेषण में आती है, तो मिस्टर डसेल के बारे में लेखिका ने चुगलखोर का, ये चुगलियाँ बहुत करता है, चुगलखोर विशेषण की प्रयोग किया। हो गए 5 क्वेश्चन याद। कौन सा देश है वो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ? तो टर्की। एन फ्रैंक परिवार ने कितना 2 वर्ष छुप के गुजारा, कहाँ पर? उसके पापा के ऑफिस की बिल्डिंग में, इमारत में। और कौन सा शौक? केश सज्जा का। कौन सा? केश सज्जा का शौक पसंद नहीं था। और लेके उसे कौन सा विषय यूज करती? चुगलखोर। 5 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो छठा, मिस्टर डसेल लेखिका की शिकायत किससे करता था? ठीक है, ये तो ऐसे ही आ गया। तो किसने करता था? तो मिस्टर डसेल लेखिका की शिकायत लेखिका की मम्मी से करता था। ठीक है, मम्मी करेगी ट्रीटमेंट, तो लेखिका की शिकायत हमेशा उसकी मम्मी से करता था। और कौन सी मुद्रा को अवैध घोषित की गई थी? 1000 गिल्टर का नोट जो था उसको अवैध घोषित कर दिया। जैसे हमारे इंडिया के 1000 का नोट अब नहीं चलता, वैसे ही 1000 गिल्टर का नोट को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, घायल सैनिकों ने कौन बातचीत करता था? घायल सैनिकों से कौन बातचीत करता था? तो वो करता था हिटलर। घायल सैनिकों से हिटलर बातचीत करता था। घायल सैनिक अपने जख्म दिखाते हुए क्या महसूस कर रहे थे? घायल सैनिक अपने जख्म दिखाते हुए गर्व का महसूस, वैसे हर फौजी गर्व का महसूस करते हैं। गोली लग जाए तो भी कहते हैं मेरे यहाँ गोली लगी थी जब मैंने उस युद्ध में भाग लिया था, उस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। तो वो तो उनका एक कहता ना कि गर्व है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी है अपने देश के लिए। हर सोमवार को लेखिका के लिए सिनेमा और थिएटर पत्रिका कौन लेकर आते थे? तो हर सोमवार को लेखिका के लिए सिनेमा और थिएटर पत्रिका जो लाते थे वो लाते थे मिस्टर कुगलर। कौन लाते थे? मिस्टर कुगलर लेकर आते थे। ये 5 क्वेश्चन और कंप्लीट, यानी 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। 11वां, किसको जन्मजात बहादुर कहा गया? तो मिस्टर चर्चिल को जन्मजात बहादुर कहा गया। ठीक है, एन फ्रैंक किन को मूर्ख समझती है? जो एन फ्रैंक है वो किन को मूर्ख समझती है? तो एन फ्रैंक है वो मिसेज वान दान को जो है वो और मिस्टर डसेल को, दोनों को ही, मिसेज वान दान और मिस्टर डसेल को मूर्ख समझती है। एन फ्रैंक किसको शांतिदायिनी और आशादायिनी मानती है? तो एन फ्रैंक प्रकृति को तो शांति पर, नेचर जो वो शांतिदायिनी है और आशादायिनी मानती है। किसको? प्रकृति को, नेचर को। और युद्ध के समय ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला कितने का मिलता था? तो ब्लैक मार्केट में जो जूते का तला है युद्ध के समय, ठीक है,
वो मिलता था 7.5 गिल्टर। गिल्टर जैसे अपना रुपया होता है ना, वैसे ही गिल्टर एक करेंसी का नाम है, ठीक है, जो वहाँ पर चलती है। तो युद्ध के समय ब्लैक मार्केट में जूते का नया तलाव 7.5 गिल्टर का मिलता था। 13 जून 1944 को एन फ्रैंक कितने वर्ष की हो गई थी? तो वो 15 वर्ष की हो गई थी, यानी 2 साल बड़ी हो गई। 13 वर्ष की पहले थी, 15 वर्ष की वो हो गई। आगे देखो, एन फ्रैंक ने पीटर को किस प्रकार का व्यक्ति कहा? तो एन फ्रैंक ने पीटर को गुन्ना कहा। क्या कहा? गुन्ना। 17वां, एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ किस तिथि से किया? एन फ्रैंक ने डायरी का आरंभ 8 जुलाई 1942 को किया। ये डायरी लिखना, तभी तो मैंने कहा ना कि देखो यहाँ 44 में वो 15 साल की हो रही है, 13 जून 44 को, और ये 8 जुलाई 1942 को लिखना शुरू कर दिया जब वो 13 साल की थी, ठीक है। तो जब डायरी लिखना शुरू किया तब वो 13 ईयर्स की थी, तो लिखना शुरू कर दिया। तो समझ सकते हो कितनी टैलेंटेड थी। एन फ्रैंक की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम था मार्गोट। कौन सा? मार्गेट नहीं, मार्गोट, ठीक है। और एन फ्रैंक के पापा को किसके बुलावे का नोटिस मिला था? तो एन फ्रैंक के पापा को ASS का नोटिस मिला था। याद रखना, ASS। मिस्टर वान दान एन फ्रैंक के पापा का क्या लगता था? बिजनेस पार्टनर था। जो मिस्टर वान दान है वो एन फ्रैंक के पापा का बिजनेस पार्टनर था और कोई कुछ भी नहीं लगता था। आगे देखते हैं। 21वां, ASS के बुलावे का क्या मतलब था? यातना शिविर में जाना। यातना मतलब जैसे जेल में जाते हैं ना, वैसे वहाँ पर आपको यातना मिलेगी, सजा मिलेगी। यातना शिविर में जाना, इसका मतलब ये है। फिर एन फ्रैंक किस धर्म से संबंधित थी? तो यहूदी धर्म से। तभी तो छुप छुप के घूम रहे थे, क्योंकि नाजी जो थे, है ना, हिटलर वगैरह, ये नाजी जो थे वो यहूदी धर्म के थे। वो यहूदी धर्म वाले लोगों को परेशान कर रहे थे। अपने हिस्ट्री में बहुत शानदार इस चैप्टर को पढ़ रखा है, वो वाली बात है। ASS का बुलावा किसके लिए आया था? तो मार्गोट के लिए आया था, ठीक है। अगला, एन फ्रैंक के परिवार ने बुलावे के कारण क्या फैसला लिया? तो एन फ्रैंक के परिवार ने बुलावे के कारण अज्ञातवश, अज्ञातवश का मतलब होता है कोई गुप्त जगह छुप के चले जाना, जहाँ पर किसी को पता भी नहीं चले, एकदम हिडन, वहाँ जाने का फैसला लिया। तो अज्ञातवश में जाने के लिए फ्रैंक के परिवार की किसने सहायता की थी? कि जो वो कहीं छुपना चाह रहे थे, अज्ञातवश कहीं जाना चाह रहे थे, तो उसमें किसने मदद की? तो मियप ने फ्रैंक के परिवार की सहायता की थी कहीं पर छुपने के लिए, ठीक है, यानी अज्ञातवास में जाने के लिए। 26वां, मियप जो है जिन्हें उनकी मदद की थी, वो मियप कब से एन फ्रैंक के पापा की कंपनी में काम कर रही थी? वो भी लेडीज थी, वो उसके पापा की कंपनी में काम करती थी। वो सन 1934 से 1934 से उनकी कंपनी में, पापा की कंपनी में काम करती थी। एन फ्रैंक ने अपनी बिल्ली को कहाँ पर छोड़ा? तो एन फ्रैंक ने अपनी बिल्ली को पड़ोसियों के पास में छोड़ा। कहाँ छोड़ा? अपने पड़ोसी जहाँ रहते हैं वहीं पर अपनी बिल्ली को छोड़ दिया। मार्गोट, जो यहाँ मार्गो लिखा हुआ है, यहाँ मार्गोट कर लेना। मार्गोट की कितनी आयु थी? मार्गोट कौन? जो एन फ्रैंक की बड़ी बहन है, वो 16 वर्ष की थी, ठीक है, जब इसने डायरी लिखना शुरू किया। मिस्टर वान दान किस धर्म के थे? तो मिस्टर वान दान भी यहूदी धर्म के ही थे, ठीक है, तो वो भी यहूदी थे, इनके ऑफिस में काम करते थे, यानी कि बिजनेस पार्टनर थे, दोनों यहूदी हैं। एन फ्रैंक के परिवार की पालतू बिल्ली का क्या नाम था? तो एन फ्रैंक के परिवार की पालतू बिल्ली का नाम मुर्जे था, मुर्जे, न कि मोजे, मोजे नहीं था, मुर्जे था, ठीक है। ये था क्वेश्चन 30। 31वां देखो, यहूदी बाहर निकलते समय कैसा सितारा पहनते थे? तो यहूदी बाहर निकलते समय पीला सितारा, सितारा मतलब स्टार, तारा बोल सकते हो, सितारा पहनते थे। 32वां, एन फ्रैंक के घर वालों ने खिड़कियों को किससे ढक कर रखा था? तो एन फ्रैंक के घर वालों ने खिड़कियों को ब्लैकआउट जो वाले पर्दे होते हैं ना, बिल्कुल ब्लैक एकदम, उन पर्दों से ढक के रखा था जहाँ आर पार नहीं देखा जा सके, वो सब इशू था। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था, वे नर्वस थे। एन फ्रैंक ने अपने पिता की घबराहट का क्या कारण बताया है? उनके घर के नीचे भाग में, नीचे के भाग, जो घर का नीचे का पोर्शन होता है, ऐसा मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर या फिर अंडरग्राउंड, सॉरी वो ग्राउंड फ्लोर, उसके कुछ सेंध मार घुसाए, जो जैसे आ जाते हैं ना छेद के ऊपर से कूद के, सेंध मार मतलब जो चोरी डकैती के रास्ते से आ जाते हैं, यहाँ आए और किवाड़ का फट्टा तोड़ दिया। किवाड़ का, ये किवाड़ है, ठीक है, किवाड़ का फट्टा होता है ना, जिस लकड़ी का फट्टा होता बनाया, उसको तोड़ दिया। उसकी आवाज़ सुनकर एन फ्रैंक के पिता का चेहरा पीला पड़ गया। वो सोचा, अरे यार आज तो अटैक हो गया पक्का ही।
और वे अनिष्ट की आशंका से घबरा गए। घबरा गए नहीं, घबरा लिख देना ना, घबरा गए, डर गए वो, ठीक है, ये चीज़ है। 34, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। एन फ्रैंक ने इस कथन से किस प्रसंग का उल्लेख किया है? एन फ्रैंक पीटर को बहुत चाहती थी, ठीक है, पीटर उसका दोस्त था, परंतु उनमें एक दूरी निरंतर बनी हुई थी। एन ड्रंक सोचती हैं कि इसका कारण कोई रहस्यमयी शक्ति थी, ठीक है, वो पीटर को बहुत चाहती थी, है ना, लेकिन वो मतलब वैसी सोचती थी इसका कारण कोई रहस्यमयी शक्ति है कि हम नहीं मिल पा रहे, ठीक है। हालांकि जब मैं आपको इसकी पूरी पाठ का सारांश पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे समझा दूंगा। डायरी के पन्ने का प्रकाशन किस भाषा में तथा कब हुआ? तो डायरी के पन्ने का प्रकाशन सबसे पहले डच भाषा में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ? 1947 में हुआ, ठीक है, जब हम भारत आज़ाद हुए थे तब मान लो 1947 में प्रकाशित इस डायरी के बाद में अंग्रेजी भाषा में भी द डायरी ऑफ ए गर्ल इसके नाम से इस टाइटल से, पहले तो क्या था, डायरी के पन्ने, इसका डच भाषा में हुआ, और फिर इंग्लिश में जब हुआ तो द डायरी ऑफ ए गर्ल शीर्षक से 1952 में इसका इंग्लिश में प्रकाशन हुआ। तो सबसे पहले डच भाषा में 1947 में, फिर इसी का डायरी के पन्ने का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ 1947 में, द डायरी ऑफ द गर्ल, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ऑफ ए गर्ल, सॉरी। एन फ्रैंक कौन थी? उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है? एन फ्रैंक नामक एक वह यहूदी परिवार की 13 वर्षीय बालिका द्वारा लिखी गई ये डायरी यहूदी परिवार की अज्ञातवश की उस पीड़ा को व्यक्त करती हैं जो उन दिनों नाजियों द्वारा हर यहूदी परिवार को दी जा रही थी। हिटलर, जिसका नाम सुना होगा, बहुत ही क्रूर शासक, निर्दयी शासक, जिसको दया बिल्कुल नहीं आती थी, वो उसने एक नाजी, मैंने बता रखा है आपको, ग्रुप से वो चलाता था, और उसी ने यहूदियों को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया था। हालांकि उसकी बाद में आप समझ सकते हो कि क्या हालत हो गई थी हिटलर की भी, ठीक है, खुद को सुसाइड करना पड़ा, वो सब बातें पता है। तो ये सब बातें हैं स्टोरी में, बहुत ही शानदार स्टोरी, जो अपन हिस्ट्री पढ़ ली थी, अभी ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 37। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किसने संबोधित करके लिखी थी? तो एन फ्रैंक ने अपनी डायरी अपने 13वें जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मिली गुड़िया, उसका नाम था किट्टी, ठीक है, उस किट्टी को संबोधित करके लिखी है, जो अज्ञातवश के भय कारक दिनों में सदैव उसके साथ रहती है। ऐसे लिख देना कि जो अज्ञातवश के दिनों में सदैव उसके साथ रहती थी, ठीक है। कौन? जो छोटी सी गुड़िया थी ना, जो उसको उपहार स्वरूप मतलब जो गिफ्ट में मिली थी वो। अज्ञातवास में जाने के कार्य में फ्रैंक परिवार की कौन कौन मदद करता है? तो फ्रैंक परिवार को अज्ञातवास में जाने में नियप है, यहाँ पर ये शायद देखो मियप था मेरे हिसाब से, ठीक है, मियप है वो, तो ये मियप है भाई, ठीक कर लेंगे इसको थोड़ा, ये मियप है, नहीं मियप है, मियप ने, जो कि एन के पापा की कंपनी में सन 1933 से काम कर रही थी, सबसे अधिक सहायता उसने की, मियप ने, ठीक है। और नेक्स्ट 39, कुछ लोग एन फ्रैंक की डायरी को क्यों झपट लेना चाहते थे, क्यों उससे छीन लेना चाहते थे? तो जर्मनी के कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने जैसे ही ये घोषणा की कि युद्ध के बाद इसका वर्णन करने वाली डायरियों, ये डायरी है नहीं है ना, डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा, इसलिए लोग एन फ्रैंक की डायरी को झपट लेना चाहते थे। ये कारण था, क्योंकि इस डायरी में कुछ सच्चाई लिखी हुई है, और वो सच्चाई सोचेंगे अगर बाहर चली गई तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। एन फ्रैंक का पीटर के प्रति क्या व्यवहार था, बताइए। एन फ्रैंक पीटर से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, लेकिन पीटर एक शांतिप्रिय, सहनशील और सहज आत्मीय था, आत्मीय स्वभाव का था, अतः वह अपने आप को उससे छिपाता था। इस प्रकार वह उसे निराश ही करता था। वो बहुत चाहती थी उसे देखना, पसंद करना, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता था, ठीक है। अगला, डायरी लेखिका एन फ्रैंक का प्रकृति के प्रति लगाव था, सिद्ध कीजिए। डायरी की लेखिका, ठीक है, तो एन फ्रैंक प्रकृति प्रेमी थी। वह आकाश, पक्षी, बादल, चांद और उसकी चांदनी देखती थी। उसका मानना था कि प्रकृति अपना वरदान सबको बिना भेदभाव के दे देती है, सभी उसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल, प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, सब जगह ठंड है तो वहाँ जैसे यहाँ ठंड है आपके आसपास, सबको ऐसा तो नहीं सिर्फ एक जने को धूप दे रही है, एक जने को ठंड दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रकृति सबको बिल्कुल कोई वो नहीं भेदभाव करती, सबके लिए बहुत ही आनंदमयी होती है, सबके लिए अच्छी होती है। जीवन का सच्चा आनंद कहाँ है? डायरी के पन्ने के आधार पर लिखिए। तो जीवन का सच्चा आनंद फ्रीडम में, स्वतंत्रता में है, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से प्रकृति दर्शन में है। और वो भी अगर आप प्रकृति का दर्शन कर पा रहे हो बिल्कुल खुले आज़ाद, बिल्कुल, तब आप समझ सकते हो कि आप स्वतंत्र हो, और वही एकदम कहते आनंद है। एन फ्रैंक नारी जाति के स्वाभिमान की समर्थक है, सिद्ध कीजिए।
एन फ्रैंक ने अपनी डायरी के माध्यम से नारी स्वतंत्रता, समता और नारी स्वाभिमान का समर्थन किया है। वह अनुभव करती हैं कि पुरुष कभी भी नारी के सम्मान की रक्षा नहीं करता। ये फील करती है वो कि पुरुष कभी भी नारी के सम्मान की रक्षा करता ही नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं करता, ये उसका मानना है। 44 डायरी के अनुसार नारी के व्यवहार में आज क्या परिवर्तन आ गया। तो फ्रैंक जो एन फ्रैंक का विचार है कि आज स्थितियाँ बदल चुकी है। नारी ने शिक्षा ग्रहण करके अपना ज्ञान बढ़ाया है। आज वे कमाकर अपना जीवन यापन कर सकती हैं। औरतों ने अपनी प्रगति की ओर कदम बढ़ाया है। हालांकि पहले वो पढ़ लिख नहीं पाती तो जानती नहीं थी ऐसा कुछ भी होता है, उसको दबा के रख लिया जाता था, लेकिन आजकल वो पढ़ लिख गई है और अपना विकास कर रही है, सब कुछ काम कर रही है। 45 डायरी लेखिका ने महिलाओं को सैनिकों के समान सम्मान देने की बात किस पुस्तक के आधार पर कही है। तो डायरी लेखिका एन फ्रैंक ने एक किताब का अध्ययन किया जिसमें नारी और सैनिकों के बलिदान को समान दृष्टि से देखने की सिफारिश की गई है। उस किताब का नाम है मौत के खिलाफ मनुष्य। देखो जैसे एक सैनिक होता है, कितनी तपस्या, कितनी मुश्किल उनकी नौकरी होती है, कभी पहाड़ों में, कभी ठंड में, कभी गर्मी में, हमेशा बहुत ज़्यादा जब तक नौकरी करते हैं बड़ी, और हमेशा डर का भय रहता है, मौत का भय रहता है हमेशा। वैसे ही जो एक महिला है, एक नारी है, वो भी इतनी ही पीड़ा सहन करती है जब एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, कितना दुख उस टाइम, कितना दर्द उस टाइम होता है, लेकिन हंसते हंसते उसको सहन करती है। और भी बहुत ऐसी यातनाएं, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसलिए सैनिक और महिला के साथ में कंपैरिजन किया गया है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में कैसे लोगों की भर्त्सना की है। तो लेखिका ने अपनी डायरी में उन लोगों की भर्त्सना की है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने को, भर्त्सना का मतलब है आलोचना मान सकते हो आप, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो जो लोग समाज में औरतों के योगदान को मानने को तैयार नहीं है, उनकी हमेशा से आलोचना की है कि ऐसे लोग जो ये क्या कहते हैं कि नहीं, लेडीज़ की क्या मतलब, महिलाओं की तो कोई भूमिका नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकती, ऐसा लोग कुछ मानते हैं। तो उनकी इन्होंने आलोचना की है। एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने वो युद्ध की मनोदशा का वर्णन करती है। सिद्ध कीजिए बिल्कुल कि युद्ध के चलते इतिहास बनते बिगड़ते हैं। युद्ध कोई कह नहीं सकता क्या होने वाला है, कौन जीतेगा होना कोई कह नहीं सकते, वो बनते बिगड़ते हैं। भौगोलिक नक्शे बदल जाते हैं। युद्ध के कारण कई बार खास क्षेत्रों के लोग, जातियों और बहुत सी संस्कृतियों का नामो निशान मिट जाता है। बिल्कुल अगर एटम बम गिरा दिया, हथियारों से मार दिया, पूरी की पूरी संस्कृति खत्म हो जाती है वहाँ की जो उसको मानती है, और पूरा गांव तबाह हो जाता है, पूरा शहर तबाह हो जाता है। तो कह नहीं सकते। वैसे ही जो ये है उसको युद्ध का मनोदशा वर्णन किया है। एन फ्रैंक की डायरी इतिहास के सबसे भयंकर आतंकवाद और दर्दनाक अध्याय का वर्णन करती है। इस कथन की पुष्टि प्रमाण सहित कीजिए। तो इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यास, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा और बढ़ती उम्र के डर भी हैं। एक और हवाई हमला, पकड़े जाने की आशंका आदि वे सब कुछ है जो युद्ध पीड़ित व्यक्ति और समाज का सच होता है। बिल्कुल सही है, सारी बातें। इनको, ये यहूदी थे, इनको नाजियों के द्वारा हमला, हमेशा एक डर रहता था, एक आतंक हमेशा, और जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट, तो सारी बातें बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ रही होगी। हवाई हमला, पकड़े जाने की आशंका, ये हमेशा डर रहता था। ठीक है, तो ये चीज़ है। युद्ध काल में ब्लैकआउट के समय फ्रैंक परिवार अपना समय कैसे गुजारता था। तो अंधेरा होने पर पहेलियाँ बुझाते, व्यायाम करते, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते अथवा किताबों की समीक्षा करते। जब अंधेरा हो जाता, वरना नहीं करते, वरना तो किसी को क्या पता चल जाए, ये सब वो काम करते थे। तो टोटल 49 छोटे क्वेश्चन है भाई, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत टॉप लेवल के 50 ही मान लो। इन 50 क्वेश्चन या 49 क्वेश्चन पढ़ लोगे, दिन से बाहर कुछ नहीं जाना, बस ध्यान से समझते हुए चलना। अब अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर है, जो अपने बुक के पीछे दे रहे, पहले उनको देखना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इलिया इहरबोन की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के प्रति अंशों पर विचार कीजिए। ठीक है, डायरी के प्रति जो अंश है, प्रति अंशों पर विचार कीजिए। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आपको पता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेनाओं ने यहूदियों पर अनेक तरह के जुल्म ढाए थे। बिल्कुल सही है। 60 लाख यहूदी जो जर्मनी में रहते थे, इन यातनाओं के भोगता रहे थे। बहुत ज़्यादा, 60 लाख यहूदी, उन्होंने परेशानी झेली है, लेकिन उनकी इस पीड़ा को व्यक्त करने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय एक 13 बरस की लड़की ने इस भोगे हुए यथार्थ को एक डायरी के माध्यम से अभिव्यक्त किया। इस लड़की ने देखा है, उस जुल्म को सहन किया है, इसलिए इसने एक डायरी के माध्यम से हमें बताना चाहा है। अतः लेखक इलिया इहरनबुर्ग
ने टिप्पणी की ही कि एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है, वास्तव में वह एक उच्च परिवार की एक सामान्य लड़की थी जिसने इस डायरी को लिखा था। नाजियों द्वारा बुलावा आने पर यह निश्चित था कि यहूदियों को यातना शिविरों में भय और आतंक के साये में रखा जाएगा। मतलब यातना शिविरों में ले जाते, वहाँ पर इनको पैक कर दिया जाता, लॉक लगा दिया जाता, यातनाएं सहन करनी पड़ती तरह तरह की। ठीक है, साधारणतया यहूदियों को राशन, बिजली आदि का कष्ट भोगना पड़ता था। स्त्रियों का सम्मान बिल्कुल नहीं किया जाता, सुरक्षित नहीं थी। 16 बरस की मार्गोट को बुलावा आने के बाद फ्रैंक परिवार को अज्ञातवश के लिए गुप्त स्थान पर जाना पड़ा, जहां ब्लैकआउट के पर्दे लगे कमरों में दिन रात रहना, नाजियों के बुलाने का डर, हर क्षण भय, ठीक है, गिरफ्तारी, हवाई हमला, सेंधमारी से चोरी होना, ये सब कष्ट सहने पड़ते थे। हर घंटे हर सेकंड डर रहता था। 13 वर्षीय एन फ्रैंक ने अपने जन्मदिन के उपहार में मिली डायरी में इन 2 वर्षों की यातनाओं को, ये मिली डायरी में इन 2 वर्षों की यातनाओं को पत्र रूप में लिखा है। यहूदियों पर होने वाले जुल्मों की एक जीवंत कहानी बन गई है। आज हर कोई इसकी बातें पढ़ रहा है क्योंकि ये एकदम सच्चाई है। उस लड़की की पूरी आंखों देखा हाल है इसके अंदर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़ा। नेक्स्ट सेकंड, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? ठीक है, तो देखते हैं ये बात किसकी है। ये बात है इसकी एन फ्रैंक की। देखो, जर्मन आतंक के कारण यहूदियों को गुप्त स्थानों पर छिपकर जीवन गुजारना होता था। ऐसे ही 2 यहूदी परिवारों के 8 सदस्य, ये पूरी इतिहास हिस्ट्री जिनके पास में वो तो समझ रहे होंगे, आराम से इजीली समझ में आ रहा है। वैसे मैंने और इजी बना दिया है, वैसे आपको हर किसी को समझ में आ रहा हो, चाहे कॉमर्स स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स स्टूडेंट। ऐसी स्टोरियाँ सुना करो, मज़ा आता है और आपको पता चलता है कि इतिहास में पहले क्या होता था। ठीक है, तो 8 सदस्य गुप्त स्थान पर रह रहे हैं। एन फ्रैंक उनमें सबसे छोटी, मात्र 13 वर्ष की बालिका थी। नाजियों की निगाह से बचने के लिए खिड़की, दरवाजे, यहाँ तक पर्दे खोल कर भी नहीं रहा जा सकता था। ऐसे में छोटी बालिका अपने मन की बात किसने कहे? मम्मी, मिस्टर डसेल और मिसेज वान दान सदैव उसकी कमियां निकालने रहते थे। उन्हें उसकी बालोचित चेष्टाएं, जैसे कि फिल्म में नायक नायिकाओं की तरह तस्वीरों का संग्रह करना, उन्हें अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऐसे करेगी, क्या पता तेज़ आवाज़ में चिल्ला देगी, क्या पता बाहर निकल जाए, क्या पता खिड़की से दिख जाए। तो मतलब इसलिए उसे वो पसंद नहीं करते थे उनको। जो बालों के लिए उचित चेष्टाएं, भाई बालक जो होते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, ऐसी हर कोई करता है, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगता। कारण था कि कभी न कहीं देख लिया तो हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। उस परिवार में पीटर उसे अच्छा लगता था। ठीक है, वह उसकी प्रेम दीवानी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और उसके बिना एक दिन भी नहीं निकाल सकती थी। लेकिन वह उससे भी खुलकर नहीं मिल सकती, अतः उसने अपने मन की भावों को अभिव्यक्त करने के लिए डायरी लिखना शुरू किया। ठीक है, और किससे संबोधित करें उसकी भावनाओं को कोई नहीं समझता था। अतः जन्मदिन पर मिली किट्टी नामक गुड़िया को ही संबोधित, भाई जैसे अपन कोई बात करते हैं तो हमारे सामने कोई होता है, जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं इस कैमरे को देख के बोल रहा हूँ, मेरा कैमरा मेरे लिए अभी एक तरीके से ऐसा मान लीजिए कि एक आधार बन गया। और अगर वैसे ही इसने भी क्या करा कि इसको कोई फीलिंग समझने वाला कोई था नहीं, तो इसने उस गुड़िया को देख के, उस गुड़िया को एक आधार मान के अपनी सारी बातें, फीलिंग है जो वैसे लिखती रहती थी उसके अंदर, उसको कि उससे बातें करते हुए, ऐसा मान लीजिए, ठीक है, उसको संबोधित करते हुए करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसने डायरी लिखने का काम शुरू कर दिया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर बन गया। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में स्त्रियों के बारे में क्या कहा है उसकी समीक्षा करते बताई कि आज स्थितियों में कितना वो है परिवर्तन आया आज की स्थितियों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, पहली बात तो ये कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में नाजियों द्वारा यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों की पीड़ा को व्यक्त किया है। एक बात तो ये, युद्ध का कारण पुरुषों को अपनी शारीरिक शक्ति पर होने वाले घमंड को ही माना जा सकता है। उन्हें घमंड है कि हमारे अंदर ताकत है, हम पुरुष हैं, हमारी ताकत है, हम महिलाओं को दबा सकते हैं, वो सब तो वो माना जा सकता है। युद्ध में जख्मी या मृत पुरुषों की पूजा की जाती है। ठीक है, जैसे वो जो सैनिक होते थे वो जब जख्मी हो जाते हैं तो उनकी पूजा की जाती है कि वो सैनिक के लड़ते हुए ऐसा हुआ। जबकि संसार की निरंतरता को बनाए रखने की सामर्थ्य रखने वाली स्त्री का सम्मान तक नहीं किया जा सकता, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, उसको मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, लात पैर गुस्से चलाई जाते हैं। ठीक है, स्त्री को मात्र बच्चे पैदा करने वाली किसी निर्जीव मशीन की तरह सदैव प्रताड़ित किया जाता है। विश्व व्यवस्था में नारी के महत्व को समझा जाना जरूरी है। ठीक है,
प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति को नियोजित किया जाना चाहिए। आज नारी अपने अधिकार को समझ रही है। उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे बच्चे पैदा करें या न करें अथवा कितने करें, ये उसका अधिकार होना चाहिए। बच्चा जनने से उसका शारीरिक आकर्षण क्षीण होता है। जन्म देने की प्रक्रिया बड़ी पीड़ादायक है, अतः उसकी पीड़ा को युद्ध में घायल या शहीद हुए सैनिक से कम नहीं आंकना चाहिए। ये एक छोटी सी बच्ची अपनी उस डायरी के अंदर बातें लिखती है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है। नेक्स्ट देखो, अच्छा अभी कंटिन्यू, सॉरी अभी वो पूरा नहीं हुआ है। यदि समाज नारी का सम्मान नहीं करेगा तो स्वयं इस ओर अग्रसर होगी, मतलब वो खुद आगे बढ़ के ऐसा काम करेगी कि ये ऐसे कैसे नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो आप। ऐसा हो भी रहा है। आज विश्व में जिन क्षेत्रों को सभ्य समझा जाता है वहाँ बच्चा जन्ना अनिवार्य कार्य नहीं रह गया। जो भी डेवलप कंट्री है, जिन क्षेत्रों में सभ्य समझा जाता है ना, वहाँ पर बच्चा जन्ना कोई जरूरी नहीं है। महिला चाहे तो बच्चा पैदा करे, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अनिवार्य कार्य नहीं है रह गया। आने वाले समय में ये धारणा और बढ़ेगी, जिसमें औरतों का काम बच्चे पैदा करना ही सिर्फ नहीं होगा। ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे ही पैदा करें, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका मन है। वे अधिक सम्मान और सराहना की अधिकारिणी होगी। भारत में स्त्री शिक्षा के विस्तार ने नारी की स्थिति को सम्मानजनक बनाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कतिपय अशिक्षित औरतों को छोड़कर, कुछ गाँवों के अंदर अभी भी थोड़ा सा जो कम पढ़ी लिखी या पढ़ी लिखी नहीं, उनको छोड़कर समाज में नारी ने अपना सम्मान बढ़ाया है। इस जागृति ने हमारी जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति पर अंकुश लगा है, क्योंकि अब लड़कियां समझदार हो गई है। तो ऐसा नहीं सिर्फ वो मशीन बन गई है बच्चे पैदा करने वाली, ऐसा नहीं है। अब जनसंख्या पे कंट्रोल भी होता है, क्योंकि पढ़ी लिखी है, उन्हें पता है कि यही काम थोड़ी है। ठीक है, तो वो भी सब कुछ है। अतः हम एन की स्त्री के प्रति अपनी डायरी में व्यक्त की गई भावना का सम्मान करते हैं और स्त्री के सम्मानजनक जीवन की कामना करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, टॉप लेवल का आंसर पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। आंसर देखो कि डायरी लेखिका एन फ्रैंक ने डायरी लेखन में अपने जीवन में होने वाले कष्टों और सुखों का भावनात्मक रूप से वर्णन किया है। कौन कौन से सुख मिले, कौन कौन से दुख मिले, कष्ट मिले, उनका भावनात्मक फीलिंग के साथ में वर्णन किया है। उसने अपनी मम्मी, मिस्टर डसेल, मिसेस मीएफ द्वारा हर बात को काटने, सभी कामों में कमी निकालने, थोड़ा एडजस्ट करना, कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है, सभी कामों में कमी निकालने, उसके कोमा, कमी निकालने के बाद में कोमा है, उसके हेयर स्टाइल को फिल्मी अभिनेताओं की नकल कहने आदि के बारे में लिखा है कि उनके पेरेंट्स जो उनके बार बार कमी निकालते थे, है ना, ये सब लिखा है। तो ये थोड़ी सी दुख भरी बातें भी उसने लिखी है, जिससे उसका बाल मन दुख हो जाता है। ठीक है, अज्ञातवास मतलब जहाँ कोई हिडन एरियाज में छुप के रह जाने गए थे, तो अज्ञातवास में अनेक कष्ट पाना भी उसके लिए पीड़ादायक है। उसी तरह पीटर के साथ बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती थी पीटर से, लेकिन पीटर के साथ उसका प्रेम संबंध एकांत छत पर बैठकर चांदनी का आनंद लेना, जन्मदिन पर उपहार ग्रहण करना आदि भी बातें हैं। अच्छा, पीटर के साथ में टाइम स्पेंड करती थी ये, तो वो यहाँ तो ये बातें तो वो है जो इनके पेरेंट्स इसको टोकते थे, इसको बार बार, वो तो इसके दुख भरी बातें होगी, लेकिन कुछ खुशी की बातें भी हैं, कुछ भावनात्मक बातें भी हैं कि पीटर के साथ में ये जो क्या है कि छत पर, एकांत छत पर बैठकर चांदनी का आनंद लेना, जन्मदिन पर उपहार ग्रहण करना, ये सब वो बातें हैं जिनसे वह सुख मिल रहा था। अतः कहा जा सकता है कि डायरी लेखिका के जीवन के दुख सुखों को व्यक्त करने का माध्यम रही है। डायरी में ऐतिहासिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के जो हिटलर द्वारा यहूदियों पर जो ढाई गई जुल्म या अन्याय है, उसका वर्णन देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और अभी पूरा नहीं हुआ है। नाजी यहूदियों को गिरफ्तार करके यातना शिविरों में भेजकर अनेक प्रकार के कष्ट देते थे। यहूदी औरतों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, उन्हें SAS का बुलावा आ जाता था, मतलब कि आपको वहाँ जाना है, कहाँ पर, कि जहाँ पर आपको जो कोर्ट वो जहाँ था ना, यातना दी जाती, जहाँ पर वहाँ जाना पड़ेगा, बुलावा आ जाता था। उनका राशन, बिजली आदि पर नियंत्रण था। एक यहूदी परिवार सूटकेस लेकर बाहर नहीं निकल सकता था, अज्ञातवास में रहना पड़ता, मतलब छुप छुप के रहना पड़ता था। दिन में खिड़कियों के पर्दे नहीं हटाना और रात में ब्लैकआउट वाले पर्दे डालकर रहना पड़ता था। एक एक ही दिन में 350 वायुयानों के हमले और 550 टन गोला बारूद की वर्षा होती थी। ये वर्षा कर लेना आप, है ना, वर्षा ठीक रहेगी, वर्षा होती थी।
तुर्की ने युद्ध में, या टर्की बोल दो चाहे, टर्की ने युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया था तथा ब्रिटेन के सैनिकों ने हॉलैंड को बचाने की आशा की जा रही थी। युद्ध में घायल सैनिकों ने हिटलर की असफलताओं में होने वाली मुलाकात का रेडियो पर प्रसारण आदि किया था। अतः कहा जा सकता है कि डायरी लेखिका एन फ्रैंक ने अपने व्यक्तिगत सुख दुखों के साथ साथ अपने ऐतिहासिक घटनाओं का जीवंत चित्रण किया है। जीवंत का मतलब खुद ने देखा है, आंखों देखा हाल। ठीक है, हम उक्त कथन से बिल्कुल एग्री हैं, सहमत हैं। ये सब बातें, तो कुछ बातें अपनी खुद की लिखी है जिसमें उसने क्या दुख देखे हैं, क्या दुख झेले हैं और कौन से सुख भी झेले हैं, जैसे वो पीटर के साथ टाइम स्पेंड करना वो, और कुछ युद्ध की बातें, कुछ ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बातें भी उन्होंने इसमें जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी किट्टी, एक विशेष गुड़िया जो है ना, उसको संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? तो सीधी सी बात है कि जर्मन नाजियों के भय से यहूदियों को अज्ञातवास में रहने को मजबूर होना पड़ा था। अज्ञातवास का मतलब छुप के रहना कहीं पर। तो नाजियों के यातना शिविरों में यहूदियों को भयंकर यातनाएं दी जा रही थी, भयंकर यातनाएं। अतः डायरी के पन्ने की लेखिका एन फ्रैंक को भी अपने माता पिता व एक अन्य परिवार के साथ अज्ञातवास में रहना पड़ा। वे अपने दफ्तर की अनेक्सी में ही अज्ञात रूप से रह रहे थे। कुल 8 व्यक्ति थे, सभी एन से उम्र में बड़े थे। ये तो छोटी सी बालिका थी 13 साल की। वे उस किशोर व 13 वर्षीय बालिका के मन की भावनाओं को नहीं समझ सकते थे। ठीक है, क्योंकि सभी बड़े बड़े थे। अतः एन ने अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए मिट्टी की गुड़िया को चुना। ये गुड़िया केवल उसकी बातों को सुन सकती थी। ठीक है, प्रतिरोध नहीं कर सकती। वो बोलेगी तो क्या निर्जीव है, वो तो सिर्फ सुन लेगी, आप सुना दो चुपचाप ना। जबकि घर के अन्य सदस्य उसके भावों को समझ ही नहीं रह सकते थे। अतः एन अपनी निर्जीव गुड़िया किट्टी के माध्यम से अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं, जो उसकी मजबूरी ही है, एक मजबूरी बनी हुई है जो अपनी उसकी फीलिंग उसको सुनाती है। 5वां क्वेश्चन मैंने जानबूझ के अथवा में क्वेश्चन लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि एन फ्रैंक अपनी डायरी के माध्यम से किन लोगों की भर्त्सना करती है, आलोचना करती है, आप इससे कितना सहमत है बताइए। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा गया है कि डायरी के पन्ने के आधार पर औरतों की शिक्षा और उनके मानवाधिकारों के बारे में एन फ्रैंक के विचारों को अपने शब्दों में लिखिए। या फिर इस क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि मैं जिस चीज़ की आलोचना या भर्त्सना करती हूँ वह है हमारे मूल्यों की प्रथा, और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूँ जो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों का योगदान कितना महान है, उसकी मैं हमेशा आलोचना करती हूँ। छोटा क्वेश्चन लिया था अपने इसका। एन फ्रैंक के उक्त कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिए। आंसर देखो, डायरी के पन्ने नामक पुस्तक में लेखिका एन फ्रैंक ने उन लोगों की भर्त्सना आलोचना की है जो स्त्रियों को पुरुष के समान ही सम्मान पाने की अधिकारिणी नहीं मानते। वो ये उनकी हमेशा आलोचना की है जो ये कहते हैं कि नहीं, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, उनकी हमेशा आलोचना की है। नारी का सबसे बड़ा महत्व इसी बात में है कि वे मानव को जन्म देकर समाज की निरंतरता को बनाए हुए हैं। इसके लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। युद्ध में घायल एक सैनिक जितनी तकलीफें युद्ध के कारण भोगता है, एक स्त्री प्रजनन प्रक्रिया के दौरान जब डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी के टाइम पर जब बच्चे को जन्म देती है, उस प्रजनन प्रक्रिया में उससे कम कष्ट नहीं उठाती है, बहुत ज़्यादा कष्ट, हड्डियाँ टूटने जितना पेन होता है। ठीक है, इसलिए उनके बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। स्त्री भी जान जोखिम में डालकर ही संतान को, जो उस टाइम पर पूरा जान का खतरा रहता है, फिर भी बच्चे को जन्म देती है, तो जान जोखिम में डालकर ही संतान को जन्म देती है, फिर उसे उस सिपाही के मुकाबले सम्मान क्यों नहीं मिलता। ठीक है, लेखिका समाज के ऐसे लोगों की भर्त्सना करती है, यद्यपि वे ऐसा नहीं चाहती कि औरतें संतान पैदा करने का काम नहीं करें। हालांकि उसका ये कहना नहीं है कि औरतें संतान पैदा ही मत करो, फिर तो सृष्टि का विकास कैसे होगा, रचना कैसे होगी, वो नहीं कह रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसको सम्मान नहीं दे रहे, उसको ये कह रहे हो कि बस तो बस बच्चे पैदा करने का काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी रेस्पेक्ट के साथ में पुरुषों के बराबर काम होना चाहिए, बराबर रेस्पेक्ट होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है। प्रकृति ने स्त्री के शरीर की रचना ही ऐसी की है कि उसे संतान पैदा करनी ही होगी, वो तो उन्हीं को करना होगा, ये तो स्त्री में ही है, भगवान ने पैदा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है। ठीक है, लेकिन लेखिका समाज के उन मूल्यों की, उन प्रथाओं की आलोचना करती है, भर्त्सना करती है, जिसमें लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि संतान जनने में स्त्री अपने सौंदर्य और आकर्षण को खो देती है। ये भी तो देखो, वो अपने फिगर की टेंशन नहीं करती, अपने शरीर की स्ट्रक्चर पता है कि बिल्कुल बदल जाएगा,
पूरा अपना सौंदर्य खो देगी, लेकिन उस टाइम वो नहीं सोचती, वो सब कुछ मतलब न्यौछावर कर देती एक तरीके से। तो वो सब मानना चाहिए। औरतों का समाज के निरंतर विकास में योगदान होता है, अतः समाज को सदैव औरतों का सम्मान करना चाहिए। हम पूरी तरह सहमत हैं कि समाज में ऐसे लोगों की आलोचना भर्त्सना करनी चाहिए जो स्त्री विरोधी मानसिकता के हैं। मैं तो कहता हूँ उनको देश निकाल दे देना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को जो स्त्रियों के लिए कुछ गलत शब्द बोलते हैं उनका सम्मान नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन कि प्रकृति ही तो ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं है। एन फ्रैंक के इस कथन को अध्याय में आए एक उदाहरण से समझाइए, या फिर डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर एन के प्रकृति प्रेम का वर्णन कीजिए। देखते हैं। देखो, आपको पता है कि एन फ्रैंक प्रकृति प्रेमी थी, बिल्कुल थी। उसका कहना है कि प्रकृति सुंदर होती है, ये उसकी कल्पना मात्र नहीं है, एक्चुअल में कल्पना नहीं करी है, वाकई बहुत प्रकृति बहुत सुंदर होती है, ठीक है। जैसा अपन भी देखते हैं नेचर कितना प्यारा लगता है अपन को, कभी कभी हमेशा लगता है, जिन कभी कभी तो हरा भरा जब होता है तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखने से वह शांति और आशा की भावना से भर जाती है, ठीक है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है। अगर शांति चाहिए तो आप प्रकृति में बैठिए, प्रकृति को देखिए, ठीक है। पहाड़ों में जाइए, वहाँ बैठिए, कुछ सुकून बहुत तगड़ा मिलता है, ठीक है। प्रकृति से जो विनम्रता की शिक्षा मिलती है वह उसे बड़े से बड़ा धक्का झेलने की सामर्थ्य देती है। वह बेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है, ठीक है। कंपैरिजन देखो, बेलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ सबसे अच्छा नुस्खा है। अगर आप प्रकृति में देख बैठोगे तो सारे दुख गम भूल जाओगे, एक अलग तरह की आपको एनर्जी मिलती है। कई लोग प्रकृति के नज़ारे रसोई या ऑफिस की खिड़की से देखते हैं, ठीक है। कुछ समय समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं, जैसा कि एज लाइक किसान, ठीक है। अस्पताल में भर्ती बीमार और जेल में कैदी सोचते हैं कि उन्हें बाहर आने का अवसर मिले और वे प्रकृति का सौंदर्य देखें, उनका भी मन करता है। तो एन फ्रैंक को भी गंदी खिड़कियों और उन पर लगे मैले पर्दों से, क्योंकि धो सकते नहीं, चेंज कर नहीं सकते, ठीक है, मैले पर्दों से प्रकृति को देखने में आनंद नहीं आता। वो भी खुले आसमान को देखना चाहती है, ठीक है, बिना छत की आसमान जो हो वो देखना चाहती है। प्रकृति का आनंद अमीर गरीब सभी बिना भेदभाव के ले सकते हैं। ये तो अपन ने देख लिया कि प्रकृति का प्रेम तो हर कोई ले सकता है, क्योंकि प्रकृति तो भेदभाव करती नहीं, तो सबको समान प्यार देती है, कि ले सकते हैं। प्रकृति एक ऐसा वरदान है जिसकी कोई तुलना नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भाई, शानदार। और आज का लास्ट क्वेश्चन, डायरी के पन्ने की लेखिका जब नई केश सज्जा करके आती है तो घर के सभी लोग असहमत क्यों हो जाते हैं? डायरी के आधार पर लिखिए। या फिर एन की डायरी से उसकी किशोरावस्था के बारे में क्या पता लगता है? डायरी के पन्ने जो है उस कहानी के आधार पर लिखिए। तो देखो, लेखिका एन जब कभी नई केश सज्जा बनाकर आती हैं तो सबके चेहरे पर असहमति के भाव इसलिए आ जाते हैं क्योंकि सभी ये समझते हैं कि यह किसी फिल्म स्टार की नकल हो सकती है। ये जो स्टाइल करी किसी फिल्म स्टार नकल हो सकती है। और जब लेखिका जोर देकर कहती हैं कि ये उसी का आविष्कार है, कहती है नहीं मैंने किसी की नकल नहीं की, मैंने खुद ने बनाया है, मेरे खुद का आविष्कार है, तो उसका मजाक बनाया जाता है कि नहीं नहीं तू उल्लू बना रही है, तू कर ही नहीं सकती, तूने किसी की नकल करी है। वास्तव में ये सब इसलिए होता है क्योंकि लेखिका हर रविवार को पत्रिकाओं में से फिल्मी नायक नायिकाओं के चित्र काटकर अपने पास संग्रह यानी इकट्ठा करके रखती है। इसलिए उनको पता है कि उनको देख के उन जैसी हेयर स्टाइल करती है, ठीक है ना, घर वाले इसलिए कहते हैं। और किसी फिल्म का नाम बताते ही उसकी कहानी और नायक नायिकाओं के नाम तुरंत बता देती है यूँ चुटकियों में, क्योंकि उसे याद है, रोज़ समाचार पढ़ती है और रोज़ वो न्यूज़ देखती है, फिल्म स्टारों की कटिंग काट के देखती है। अतः घर के सभी लोगों की उसकी केश सजा जब भी हेयर स्टाइल बनाती है तो कहती है उसकी नकल कर रही है, ठीक है, के प्रति असहमति होना सहज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नकल कर रही है वो। जबकि उससे पूछते हैं तो क्या कहती है, नहीं नहीं ये तो मैंने खुद ने बनाई है, मैं किसी की नकल नहीं करती, ठीक है। तो किसी फिल्म स्टार की नकल कह देना भी इसलिए स्वाभाविक है, ठीक है, क्योंकि वो रोज़ वैसे फिल्म स्टारों की वो कटिंग काट के रखती है, रोज़ उनको देखती है, इसलिए घर वाले उसको थोड़ा पसंद नहीं करते। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक छोटी सी बच्ची की कहानी है कि कैसे जुल्म जो उनके ऊपर नाजियों ने ढाए थे उनको दिखाया गया अपनी इस डायरी के पन्ने में इसमें। तो एक 13 वर्षीय बालिका से आपको भी सीखना चाहिए कि छोटी सी बच्ची इतना कुछ अपने विचार, इतनी परेशानी में रहते हुए भी सारी बातें लिख देती है। तो बहुत कुछ अच्छे चैप्टर हैं ये, जितने भी ये इस 3-4 चैप्टर इस बुक के थे
वितान भाग सेकंड के वाकई नॉलेजेबल है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। और पार्ट के सारांश की सारी क्लास आपको लेनी है, एक से बड़े एक सारांश होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये चैप्टर मतलब ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी आपकी लाइफ में, आगे भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी करवा देगी, ठीक है। तो ये था चैप्टर अपना, चैप्टर नंबर 4। कुल मिला के जो वितान भाग सेकंड थे उसके चारों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपने आज कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ओके।